Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO examination for both APFC and AO 2025. So इसमें आज हम लोग करने वाले हैं in that previous year questions we are taking you through IR एंड लेबर लॉस के लिए हम लोग कर रहे हैं एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के लिए कर रहे हैं. ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, फ्रॉम ए और EO 2021 एग्जामिनेशन. ठीक है, उसमें हियर इन दिस सीरीज विल बी टेकिंग यू थ्रू the three topics: industrial relations, labor laws and social security acts. ये number of questions थोड़े से कम है. And here when we look at these topics, ये तीनों का मिला के since the past examination, जो last time examination हुआ, 20+ questions were asked. And अगर आप बेसिक्स भी सही से कर लोगे of all these industrial relations, labor laws and social security acts, आपके 15+ questions तो बहुत आराम से आप क्लियर कर पाओगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कि इसका कितना हाई वेटेज है एंड कितना हाई स्कोरिंग पोटेंशियल भी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डाउट आता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं. सो दैट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट वी हैव कम अप विद दिस सीरीज, जहाँ पे हम लोग कई सेशंस में से कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स जो UPSC EPFO एग्जामिनेशन है. ठीक है, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन. बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. करेंटली EduTap हैज़ कम अप विथ अ comprehensive guidebook for all the students who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. इस गाइड बुक में क्या क्या मिलेगा? एक तो यू कैन कंसिडर दिस एज ए 1 point सोर्स ऑफ ऑल द आंसर्स फॉर योर क्वेरीज. तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, एवरीथिंग वी आर कवरिंग. फर्स्ट थिंग. दूसरा है हमारा उसमें से जो भी टॉपिक्स है, ओके, वॉट एवर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, दैट इज सिलेबस, किस सिलेबस के बेसिस पे है वो भी हम लोग इसमें दिए हैं, स्पेशली द डिकोडेड सिलेबस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, वी आर गिविंग यू इन दिस गाइड बुक द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, सो हियर in this guidebook you can find all these which will help you to smoothen your journey. जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी है वो ये स्मूथ कर देगा. ठीक है, एंड इसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. आप इस लिंक पे क्लिक करके जस्ट 1 or 2 steps ही है. इफ़ यू कैन फॉलो द एंटायर कंटेंट एसोसिएटेड विद दिस गाइड बुक विल बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स. ठीक है, सो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक दैट विल हेल्प योर जर्नी वेरी स्मूथ. With this let me start today's session, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following disputes is or are considered as trade disputes under the provision of the Trade Unions Act? Any dispute of any person connected with. See, when we talk about ट्रेड डिस्प्यूट्स जो मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस का जो बनना इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी इसमें होते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, कंडीशंस ऑफ द लेबर, किस तरह के वहाँ कंडीशंस है जहाँ पे लेबर काम कर रहा है, अगर उसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स है तो दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड उसी के बेसिस पे उनका रेजोल्यूशन भी होगा. ठीक है, so here C is the answer. Moving on to our next question, again from the Trade Union Act. What is the minimum number of members required for registration of a trade union? Now trade union का अगर registration करना है किसी भी trade union को, minimum उसमें 7 members होने चाहिए, तभी वो trade union अपने आप को register करवा पाएगा. बिल्कुल straight question, इसमें और कुछ नहीं है. straight आपको content पता है, आपने आंसर ढूंढ लिया. ठीक है, moving on to our next question. What is the maximum number of hours in a week that an adult worker is allowed to work for? So this also बिल्कुल straight question है. number of hours a adult worker can work and इसमें आता है हमारा 48 hours का. बिल्कुल straight question है. डेली का 9 hours होता है including the rest interval, and if we look at the weekly that is 6 days का, it is not more than 48 hours.
Okay, now moving on to our next question. What is the maximum period in which the appropriate government shall review and revise the minimum rates of wages under the Minimum Wages Act 1948? ये भी बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है. जब मिनिमम वेजेस करना है तो उसमें मिनिमम कितने सालों में इस मिनिमम वेजेस को रिवाइज करते हैं. ठीक है, ये बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक्सेट्रा दे हैव टू चेंज, अदरवाइज हाउ विल दे किस तरह से अगर इन्फ्लेशन जो भी बढ़ रहा है उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे, हाउ दे आर उस एडजस्ट कैसे होंगे. सो डेफिनेटली मिनिमम वेजेस का रेट्स चेंज करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा. एंड इसके लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर इनको करना पड़ेगा. चाहे तो वो 2 साल के लिए भी कर सकते, 3 साल के लिए, बट नॉट मोर देन 5 ईयर्स दे शुड टेक फॉर रिविजन. ठीक है, सो हियर 5 years. Moving on to our next question. Who is an adolescent as per the Factories Act? Now जहाँ पे भी ये है child कौन है, adolescent कौन है, in that case if we look at this, the person who has completed 14 years, मतलब 14 years complete होके 15 years में आ गया है, but is less than 18 years, that can be considered as an adolescent. बिल्कुल straight question है, ये भी definitions में है ये. C is the answer. What is a controlled industry? Now इस पेपर में आप देखोगे तो कई सारे definitions ही है. ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट भी एक डेफिनेशन ही है, ये जो भी आपने देखा एडोलेसेंट डेफिनेशन ही है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री भी डेफिनेशन ही है. ठीक है, सो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो एनी इंडस्ट्री कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन उन्होंने डिक्लेयर किया है बाय सम सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ अंडर द कंट्रोल of the central government under declared by any central act, like EPF ऑर्गेनाइजेशन है, EPF एक्ट है. ओके, ESIC कॉरपोरेशन है, वो भी एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू ही है, राइट. सो ऑल दीज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं एंड इट इज ए इज द आंसर. Moving on to our next question. Now here match list 1 and list 2, again definition ही है. ठीक है, मतलब इस वाले ईयर में 2021 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस ही दिया है उन्होंने. एंड दे आर आस्किंग अदर्स टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. सो ये लिस्ट 1 है जहाँ पे टर्म्स है एंड ये लिस्ट 2 है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. सो इन दिस क्लोजर वर्कमैन स्ट्राइक लॉकआउट 4 टर्म्स है. सो क्लोजर मतलब क्या है, इट इज़ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब परमानेंटली किसी एस्टेब्लिशमेंट को एम्प्लॉयर क्लोज करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर. नाउ हु इज ए वर्कमैन? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री डूइंग स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क और मैनुअल वर्क फॉर सम वेजेस, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एज ए वर्कमैन. एंड सी जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक मतलब सीजेशन ऑफ वर्क, ये एम्प्लॉयज डिक्लेयर करते हैं स्ट्राइक. ठीक है, ये आपका 4 है. लॉकआउट मतलब कई बार एम्प्लॉयर टेम्पररी के लिए क्लोज करता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, या फिर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कुछ रॉ मटेरियल, कुछ वॉट एवर माइट बी द रीजन, टेम्पररीली, फिर कुछ दिनों के बाद वो ओपन कर देगा. सो हियर इट इज़ अ टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट. तो सिंपली डेफिनेशन ही इन्होंने दिया है, मैंने ऑप्शन से यहाँ नहीं दिया. सो हियर आई हैव गिवन यू द एंटायर थिंग जो भी है. सो हियर ए इज 1, बी इज 2, सी इज 4 एंड डी इज 3. ठीक है, yes. So the last question for today in the exam, इतने ही questions आए थे. What is the maximum amount of gratuity payable to the employees under the Payment of Gratuity Act 1972? Now here in this case, ये भी straight question है. maximum gratuity जो payable है टू एनी एम्प्लॉय दैट इज़ नॉट मोर दैन 20 lakhs. अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रेचुटी पूरा उन्होंने कैलकुलेट किया तो 25 lakhs आया है, लेकिन उसको तब भी 20 lakhs ही मिलेगा क्योंकि ये 20 lakhs पे उन्होंने लॉक कर दिया है. ठीक है, अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है.
ठीक है. So this is all from my end and I really hope that you have liked this session. Before closing, एक छोटा सा announcement है. Currently EduTap is offering 3 types of courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC EPFO, APFC and EOR AO examination for the year 2025. इसमें 3 मेन कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं. एक तो है मास्टर कोर्स. नो ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि 1 पॉइंट सोर्स ऑफ कंटेंट हो, एक ही जगह पे उनको पूरा कंटेंट मिल जाए, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, ये उनके लिए है. ठीक है. सो यहाँ पे वीकली वंस आपको कुलदीप सर से एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा जिसमें इस कंटेंट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ नो क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, वीडियोस है, नो इतना कंटेंट है इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो किस तरह से यूटिलाइज करें वो भी आपको हेल्प करेंगे, वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आता है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं एक आधा कोर्स ही उनको चाहिए नो, क्योंकि बाकी सब तो खुद से ही कर रहे हैं. इन दैट केस दे कैन गो फॉर दिस. लाइक इसमें IR एंड LL वाले हैं जैसे आज हमने किया है. फिर आपके नो अकाउंटेंसी वाले हैं. ऐसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए जो दूसरे एग्जाम्स में भी नहीं है एंड एक्सक्लूसिवली पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे आप ले सकते हो. एंड इसमें सारे आपको कंटेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर क्विज़ेस सब मिल जाएगा. तीसरा कोर्स है उन बच्चों के लिए है जो पूरा अपनी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी दूसरी बार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो दे हैव डन विथ ऑल द प्रिपरेशन बट दे वांट सम क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए. देर दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज जहाँ पे उनको मॉक टेस्ट मिलेंगे. टिपिकल जो एग्ज़ाम लेवल होता है उसी तरह से होगा. सो यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस. सो ऑल दीज कोर्सेज का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें मिल जाएगा. यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू द कोर्सेज और द एनी ऑफरिंग्स एक्सेट्रा, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम ऑन दिस नंबर और ऑन दिस मेल. और आप सीधा साइट पे भी जाके देख सकते हो. इन ईदर वेज यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हो. ओके, सो हियर we are, and thank you very much. I wish you all a very all the best for your exam preparation. Thanks a lot once again.